स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपनी जो डेली क्लासेस होती हैं एग्रीकल्चर की उसे अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स पौधों में फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है। पेन ले लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है ऑप्शन ए वाटर ट्रांसपोर्ट, बी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, सी मैकेनिकल सपोर्ट या फिर डी फोटोसिंथेसिस। बताइए, मैं आपको टाइम देता हूं, अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट में फ्लोएम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अब जानते हैं हम थोड़ा फ्लोएम के बारे में। देखिए, फ्लोएम का जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट बनाता है, अब देखिए जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है प्लांट, कहाँ से अब्जॉर्ब करता है, रूट से अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जितने भी वाटर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज्यादातर वो कहाँ से लेता है, अब्जॉर्ब करता है, सॉइल से करता है। तो क्या होता है जब अब देखिए, जब मान लीजिए वो सॉइल से उसको अपटेक कर रहा है तो वो क्या करता है, कहीं से तो वो पूरी बॉडी में जो प्लांट का पूरा प्लांट है वहां पे ट्रांसफर होता होगा ना, किसी के थ्रू तो होता ही होगा। तो वही जो मीडियम है, जो वो जो उसका जो मतलब जिसके थ्रू वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वही क्या है, फ्लोएम है। तो फ्लोएम का पहला काम क्या होता है, देखिए दो तरीके के वो होते हैं इसमें, प्लांट में दो तरीके के क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है अपना, वाटर फूड इन सबको ट्रांसफर करने के लिए दो चीजें बनाई गई, एक तो जाइलम होता है और एक होता है हमारा फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, तो जो फ्लो इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्लोएम का क्या काम है। तो जो फ्लोएम का मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो क्या कौन करता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्राइमरीली शुगर्स, ठीक है, जो कि ग्लूकोज या सुक्रोज होते हैं, अमीनो एसिड्स। अब उन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक तो शुगर्स आते हैं, शुगर दो तरीके के होते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज। ठीक है, अमीनो एसिड्स और अदर कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब खाना बनता है पौधे में तो वो कैसे ना किसी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वही क्या है, फ्लोएम काम करता है उसको ट्रांसफर करने का। फ्रॉम सोर्स ऑर्गन, जैसे कि पत्तियों, देखिए भाई खाना जो बनता है वो कहाँ, किचन, प्लांट का किचन कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या होता है, प्लांट का खाना बनता है। अब वहां से क्या होता है, खाना जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, सोर्स ऑर्गन क्या है जहाँ खाना बनता है, वो होती हैं यूजुअली पत्तियां होती हैं, ज्यादातर क्या होती है, पत्तियां होती हैं। और जो सिंक ऑर्गन होते हैं, सिंक ऑर्गन मतलब जहां पे हमें क्या होता है, ये खाना पहुंचाना होता है, वो कौन कौन सी जगहें होती है, रूट है, स्टेम है और डेवलपिंग फ्रूट्स हैं या फिर सीड्स हैं, ये वहां तक इन्हें क्या होता है, जहां पे इसे पहुंचाया जाना होता है वो क्या कहलाते हैं, सिंक ऑर्गन कहलाते हैं। वेयर दीज न्यूट्रिएंट आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, जहां पे इन न्यूट्रिएंट का किस लिए इस्तेमाल होता है, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और स्टोरेज के लिए भी यूज होता है। अब फ्लोएम के कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब फ्लोएम किन किन से मिलकर बना है। तो फ्लोएम का सबसे पहला कंपोनेंट आता है सीव ट्यूब। अब ये सीव ट्यूब का क्या काम है, द प्राइमरी कंडक्टिंग सेल है। जो सीव ट्यूब क्या है, प्राइमरी कंडक्टिंग सेल है फ्लोएम का। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं। अब ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी कंडक्टिंग सेल ऑफ फ्लोएम, तो आप क्या जवाब देंगे, सीव ट्यूब। जिसका काम क्या होता है, विच आर इलोंगेटेड सेल्स, ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, अरेंज्ड एंड टू फॉर्म ट्यूब्स। ये एंड टू एंड मतलब एक छोर से दूसरे छोर में जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से क्या होता है,
एक टनल टाइप की बन जाती है, एक ट्यूब टाइप की बन जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, खाना जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। दीज सेल लैक न्यूक्लियाई। जो भी ये सेल्स होते हैं, जो ये सीव ट्यूब्स के जो सेल हैं, ये कैसे होते हैं, इनमें न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई की कमी होती है, साथ ही साथ एंड हैव परफोरेटेड एंड वॉल कॉल्ड सीव ट्यूब्स अलाउइंग फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट, किसका मूवमेंट, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट, ठीक है। अब पहला तो हो गया सीव ट्यूब, अब दूसरा क्या आता है हमारा, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है, ईच सीव ट्यूब एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ कंपेनियन सेल। मतलब जो भी जितने भी सीव ट्यूब्स हैं वो किससे एसोसिएट हैं, कंपेनियन सेल से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। देखिए ये रहा सीव एलिमेंट। अब देखिए कंपेनियन सेल कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, विच प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का जो भी फंक्शन है उसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कंपेनियन सेल के पास क्या होता है, हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है, और कनेक्ट होते हैं किससे, आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब से तो कनेक्टेड है, पर किसके थ्रू कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये क्या होते हैं, सीव ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं। अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन, जो क्या काम करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन और ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू सेल टाइप्स, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, ये क्या अलाउ करता है, कम्युनिकेशन, बातचीत, साथ ही साथ जो ट्रांसफर होता है सब्सटेंस का, वो भी क्या होता है, क्या करता है, ये वो करवाता है, अलाउ करता है, ठीक है, बिटवीन टू सेल टाइप्स। अब तीसरा क्या कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है हमारा पेरेन्काइमा सेल। अब पेरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन द फ्लोएम। पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ मिलते हैं, फ्लोएम में मिलते हैं, और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, किसको, किसको देते हैं, फ्लोएम को देते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द फ्लोएम। और क्या करते हैं, लेटरल ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट का, ठीक है। तो किसका न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट किस में होता है, फ्लोएम में होता है, तो ये क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा जिसके थ्रू ये कनेक्ट है, ये रही सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स हैं, सीव एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन की, कि इसका, अब हमने ये तो जान लिया इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, फ्लोएम का। फ्लोएम का प्राइमरी फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को जो क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम क्या है, ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जब कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व द लोडिंग ऑफ शुगर। इसमें क्या होता है, शुगर की लोडिंग होती है, साथ ही साथ अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू द फ्लोएम एट सोर्स ऑर्गन। और साथ ही साथ फ्लोएम का काम बता रहा हूं मैं, ये दूसरा काम ये है कि क्या करना होता है, शुगर्स और अदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करना होता है सोर्स ऑर्गन से, कहाँ पे, जहाँ पे सिंक सोर्सेज हैं वहां पे। फॉलोड बाय देयर मूवमेंट थ्रू सीव ट्यूब्स बाय अ मास फ्लो ड्रिवन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट एट सिंक ऑर्गन। सिंक ऑर्गन कौन कौन से बताए थे, रूट है और स्टेम है, ये क्या है, हमारे सिंक ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पे खाना पहुंचाया जाएगा। खाना कहाँ बन रहा है, सोर्स ऑर्गन क्या है, मोस्टली क्या होता है, यूजुअली लीव्स होता है, ठीक है, जहाँ पे खाना बनता है, जिसे किचन बोलते हैं प्लांट की। एट सिंक ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स आर अनलोडेड फ्रॉम द फ्लोएम एंड यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और स्टोरेज। अब क्या होता है, जो भी अपना खाना जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है फ्लोएम के थ्रू, और क्या होता है, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब उसका खाने का इस्तेमाल कहाँ होता है, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उनको स्टोर भी कर लिया जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बनाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैन अकर बाई डायरेक्शनली। बाई डायरेक्शनली क्या होता है, देखिए, अलोइंग फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बोथ अपवर्ड, बाई डायरेक्शनली
बाय मतलब क्या होता है, दोनों, दो, और डायरेक्शनली मतलब होता है दिशा। मतलब क्या है, फ्लोएम में क्या होता है, जो भी चीज ट्रांसफर होती है, जो भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो बाय डायरेक्शनली होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में होते हैं। कहाँ, अपवर्ड भी होते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक, और साथ ही साथ डाउनवर्ड भी होते हैं फ्रॉम सिंक टू सोर्स। मतलब जहां खाना बन रहा है वहां से भी तो ट्रांसफर होगा, और साथ ही साथ जहां पे खाना नहीं बन रहा है वहां से जहां खाना बन रहा है वहां पे भी ट्रांसफर होगा। विद इन द प्लांट, दिस बाई डायरेक्शनल flow enable plants to distribute nutrient efficiently to meet the demand of growth। अब यही जो बाई डायरेक्शनल मतलब जो दोनों दिशाओं में जो ये खाने का जो हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट का फ्लो हो रहा है, ये क्या करता है कि अब ये एफिशिएंसी क्या करता है, न्यूट्रिएंट को बहुत अच्छी तरीके से वहां डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है प्लांट में कि जो डिमांड है किसकी, न्यूट्रिएंट की, किस लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, वो अच्छी तरीके से वहां पे क्या हो पाते हैं, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं प्लांट में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फ्लोएम का चौथा काम क्या है, चौथा काम ये है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज टाइटली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय वेरियस फैक्टर। अब जो भी ये फ्लोएम के जितना भी वो अपना वो काम होता है, जो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट करने का, बहुत ज्यादा टाइटली क्या होता है, रेगुलेट होता है या फिर कंट्रोल किया जाता है अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू, अलग अलग फैक्टर के थ्रू, बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि हार्मोनल सिग्नल, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, environmental condition and development cues। हॉर्मोन्स सच एज जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम के जो खाना उस पर लोड होता है उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और अनलोडिंग प्रोसेस में भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनका की रोल होता है हॉर्मोन्स का। कौन से दो हॉर्मोन्स है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। समझ में आया? ये तो मैंने आपको बताया किसका, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है, इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लोएम। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट ट्री प्रूनिंग। कि इनमें से देखिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रखे हैं, मेथड दे रखे हैं, सीवियर टॉपिंग, हेडिंग बैक, थिनिंग कट, रूट प्रूनिंग। इसमें हमें अलग अलग मेथड दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि जैविक फल वृक्ष काटने की है। मतलब कौन सी एक ऐसी मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक फ्रूट ट्री प्रूनिंग करते हैं, जिसमें फ्रूट की जो ट्री, फ्रूट का जो ट्री है उसकी जो हम प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, वो ऑर्गेनिक तरीके से होता है। बताइए। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा सिवियर टॉपिंग, बी है हमारा हेडिंग बैक, सी है हमारा थिनिंग कट, डी है हमारा रूट प्रूनिंग। बताइए। So the correct answer is C1. C is the correct answer. Thinning cut. Thinning cut क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। थिनिंग कट ही वो मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिकली क्या करते हैं, फ्रूट की प्रूनिंग करते हैं। तो चलिए अब हमें इतने सारे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सेवियर टॉपिंग, हेडिंग बैक, थिनिंग कट और रूट प्रूनिंग के बारे में अब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या, ये जानते हैं हम इसके बारे में। अब हम बताते हैं सबसे पहला सिवियर टॉपिंग क्या होता है। सिवियर टॉपिंग होता है इन्वॉल्व कटिंग बैक द मेन ब्रांच ऑफ फ्रूट ट्री टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, often reducing its height drastically. This method is usually not recommended because it can lead to stress, excessive regrowth and poor tree structure, ultimately affecting फ्रूट प्रोडक्शन एंड ट्री हेल्थ। देखिए जो सीवियर टॉपिंग जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट की जो अपना ट्री है, फ्रूट का जो पेड़ है, हमारा फलों का जो पेड़ है, उसकी जो मेन ब्रांच होती है हम उसी को ही क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और ये या तो हम कट करते हैं ताकि उसकी हाइट रिड्यूस हो जाए इस वजह से,
या फिर कोई बहुत ज्यादा जरूरी कारण रहे तभी हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। वरना ये क्या करते हैं, इस मेथड को रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मेथड को अगर आप करते हो तो क्या करता है, ये मेथड स्ट्रेस क्रिएट करता है। मतलब तनाव क्रिएट हो जाता है पौधे में, पेड़ में, और साथ ही साथ एक्सेसिव रीग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा रीग्रोथ हो जाती है। और साथ ही साथ जो पुअर ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेकार हो जाता है। और साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, फलों का जो उत्पादन है उस पे, और साथ ही साथ ट्री की जो पेड़ों का जो स्वास्थ्य है, पेड़ का जो स्वास्थ्य है उस पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो ये तो बात करी हमने सीवियर टॉपिंग की। अब हम बात करते हैं हेडिंग बैक की। आखिर ये हेडिंग बैक है क्या? हेडिंग बैक रेफर टू प्रूनिंग द टिप ऑफ ब्रांचेस और शो टिपिकली टू एनकरेज ब्रांचिंग एंड डेंसर ग्रोथ। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच की या शूट की, शूट क्या होता है, जो रूट का जो प्लांट का जो अपर वाला पार्ट होता है, जो रूट सॉइल के अबव वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, शूट पार्ट कहलाता है। जब हम उसमें क्या करते हैं, उसकी जो टिप्स जो होती हैं, उसकी जो किनारे होते हैं, नोक जो होती है उसकी, जब हम प्रूनिंग कर देते, उसकी जब हम कटाई कर देते, और कटाई करते क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकले और जो ग्रोथ हो वो ज्यादा घनी हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग बैक बोलते हैं। इट इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ फ्रूट ट्री। हम इसे यूजुअली क्यों करते हैं, ताकि हम फ्रूट ट्री का शेप और साइज क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ प्रमोट कर सके बुशियर ग्रोथ, और स्टिमुलेट कर सके डेवलपमेंट ऑफ लेटरल शूट्स एंड फ्रूटिंग वुड। फ्रूटिंग वुड और क्या कर सके, लेटरल शूट्स को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। समझ में आया? तो ये तो बात करी हमने हेडिंग बैक की। अब हम बात करते हैं थिनिंग कट की। अब ये थिनिंग कट क्या है? थिनिंग कट इन्वॉल्व सिलेक्टिवली रिमूविंग एंटायर ब्रांच। थिनिंग कट में हम क्या करते हैं, पूरी एंटायर ब्रांच ही हटा देते हैं, और पार्ट ऑफ द ब्रांच या फिर ब्रांच का कोई पार्ट हटा देते हैं फ्रॉम अ फ्रूट ट्री टू इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन, लाइट पेनिट्रेशन एंड फ्रूट क्वालिटी। थिनिंग कट हेल्प रिड्यूस इन ओवरक्राउडिंग, prevent disease spread and promote the growth of remaining branches and fruit। अब थिनिंग कट में क्या होता है, हम क्या इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो पूरी की टिप नहीं इसमें हटाते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी ब्रांच ही हटा देते हैं। लेकिन वो ब्रांच क्या होती है, सिलेक्टिव ब्रांच होती है, चुनी हुई ब्रांच होती है। मतलब ये कि उससे उसको हटाने से पेड़ पर किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं होता है। तो इसको करने का आखिर रीजन क्या है, इसको हम इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो सके, और लाइट जो है, अब देखिए ना, जब पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, उसकी कटाई कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे जब हम कटाई करते हैं तो जो एयर जो सॉरी जो लाइट है वो क्या करती है, काफी नीचे तक आ पाती है। तो लाइट पेनिट्रेशन अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी थिनिंग कट की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और जो ये ओवर क्राउडिंग होती है ना, जो बिना मतलब की ब्रांचेस इकट्ठी हो जाती हैं और काफी मतलब वो कर देती हैं, प्लांट के लिए कंपटीशन भी बढ़ा देती हैं। ठीक है ना, ब्रांचेस में ब्रांचेस ज्यादा बढ़ती हैं तो अपने अंदर ही अंदर प्लांट में कंपटीशन भी बढ़ जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये ओवर क्राउडिंग को भी कम कर देती है, और साथ ही साथ जो डिजीज स्प्रेड होती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, ये उसको भी रोकथाम करने के बहुत काम आता है। और प्रमोट करता है ग्रोथ किसकी, जो बची ब्रांचेस हैं, जो फूड फ्रूट्स की जो ब्रांचेस हैं उसको क्या करता है, जो बची हुई ब्रांच है उनको ग्रो करने में हेल्प करता है थिनिंग कट। अब हम बात करते हैं रूट प्रूनिंग की। अब रूट प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, देखिए, रूट प्रूनिंग इन्वॉल्व्स कटिंग एंड ट्रिमिंग द रूट्स ऑफ अ फ्रूट ट्री। हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी फ्रूट ट्री का या तो रूट्स की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, या फिर उसकी थोड़ी सी छटाई कर देते हैं। अब ये क्या काम आता है, यूजुअली ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग, जब हम पौधे को क्या करते हैं, नर्सरी से निकालकर मेन फील्ड में लगाते हैं, तब हम ये करते हैं। अब एक बात बताओ, बड़ा सा पौधा उखाड़ के तुम उसकी थोड़ी उसकी ब्रांच वो सॉरी रूट को प्रून करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी भी पौधे को क्या करेंगे, फील्ड में लगाएंगे ताकि वो बढ़ सके, तो उस दौरान जब ट्रांसप्लांटिंग के दौरान नर्सरी से जब मेन फील्ड में ले जाएंगे, उस दौरान हम क्या करते हैं, उसकी रूट की जब हम छटाई कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रिमिंग कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रूनिंग बोलते हैं।
अब इससे क्या होता है, और टू कंट्रोल, इससे रूट ग्रोथ कंट्रोल होती है। इससे क्या होती है, रूट ग्रोथ क्या होती है, कंट्रोल होती है। रूट ग्रोथ कंट्रोल होती है इन कन्फाइंड स्पेसेस। और रूट प्रूनिंग किसकी वजह से क्या होता है, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। साथ ही साथ इंप्रूव हो पाती है रूट टू शूट रेशियो, और एनहेंस होता है वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली सपोर्टिंग ओवरऑल ट्री हेल्थ एंड विगर। इसका मतलब इसका जो मेन मोटिव यही है कि ओवरऑल ट्री की जो हेल्थ है और विगर है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाता है रूट प्रूनिंग के थ्रू। रूट प्रूनिंग जब हो जाती है उसके बाद, तो सबका मतलब अपना अहम रोल है, अपना अपनी जगह रोल है, ठीक है ना। तो ये जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सिवियर टॉपिंग क्या होती है, हेडिंग बैक क्या होता है, थिनिंग कट क्या होता है, या और रूट प्रूनिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब हमने कई बार क्या करा, नाम लिया ट्रेनिंग का और प्रूनिंग का। अब ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होती है, देखिए। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ यंग फ्रूट ट्री और वाइन्स टू एस्टैब्लिश डिजायर शेप्स, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ पैटर्न्स। इट टिपिकली बिगिंस व्हेन द प्लांट, अब इसे हम शुरू कब करते हैं, जब प्लांट क्या हो जाता है, व्हेन प्लांट इज प्लांटेड, जब प्लांट को लगा दिया जाता है, और शॉर्टली देयर आफ्टर एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ये कि इसका ट्रेनिंग का जो मेन काम है कि प्लांट को गाइड करना उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी है, ये इस चीज को ध्यान रखना। अब ये कहाँ होती है, मोस्टली वाइन्स जो बेलें होती हैं, जैसे अंगूर की बेल है, जहाँ, ठीक है ना, अंगूर की बेल है, तो इन जो ये बेलों वाले पौधे होते हैं उनमें ये ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। इससे क्या होता है, हम लोगों को जो डिजायर शेप है वो मिल जाती है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर और ग्रोथ पैटर्न भी हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। और ये हम कब करते हैं, या तो जब हम प्लांटिंग कर दें तब, या फिर प्लांटिंग करने के थोड़ा समय बाद करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू रखते हैं अपनी ट्रेनिंग कब तक, जब तक इसकी ग्रोथ होती रहती है, अर्ली ईयर्स ऑफ ग्रोथ तक हम इसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। अब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर इसका मोटिव क्या है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो ये इतना छोटा है ये दिखता नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डेवलप करना स्ट्रॉन्ग वेल बैलेंस्ड फ्रेमवर्क एंड एनकरेज फ्रूट बियरिंग फूड वुड, फैसिलिटेट कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि हार्वेस्टिंग, पेस्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव लाइट एक्सपोजर एंड एयर सर्कुलेशन विद इन कैनोपी। देखिए, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है ट्रेनिंग करने का। अब हमें क्या पड़ी है कि हम पौधे ग्रो तो हो ही रहे हैं, लेकिन जब हम उसे एक तरीके से, एक सलीके से ग्रो करेंगे तो उनमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। और साथ ही साथ ये हमें कब काम आएगा, जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे फ्रूट्स की, उस समय ये बहुत ज्यादा हमें मदद मिलेगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ट्रेनिंग का, ठीक है। और ये क्या, इससे पौधा क्या हो जाता है, स्ट्रांग भी होते हैं, और साथ ही साथ जो फ्रेमवर्क बनता है वो बहुत ज्यादा वेल बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि पौधा कहीं भी गिर रहा है, कहीं भी झूल रहा है, नहीं। उसको आप क्या करोगे, ट्रेनिंग में जब उसे ट्रेन करोगे, उसे ट्रेंड करोगे, तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, ठीक है। जो शेप, क्या, कौन सी शेप जो भी आप उसे देना चाहो, ठीक है। मान लीजिए कई लोग फ्रेम बनाते हैं, उस पे बेलों को लपेट देते हैं, तो क्या होता है, बेल उसी पे ही लिपटते लिपटते क्या होती है, उसी का शेप का जो है ना, वही शेप ले लेती है जिस शेप में आपने उसको लपेटा होता है। तो ये क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, और साथ ही साथ लाइट एक्सपोजर बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है, और एयर सर्कुलेशन भी कैनोपी में बहुत अच्छी तरीके से होता है। मेथड क्या है, ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं ऑन टाइप ऑफ फ्रूट ट्री, कि किस तरीके का फ्रूट ट्री है या फिर किस तरीके की बेल है, ठीक है। कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम इन्वॉल्व, कई तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं, जैसे सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, ये रहा ना, देखिए, सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, स्पेलियर, ट्रेलिस सिस्टम, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में इन्वॉल्व प्रूनिंग, टाइंग, स्टैकिंग और बेंडिंग ब्रांचेस टू अचीव द डिजायर शेप एंड स्ट्रक्चर।
अब ये ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, ट्रेनिंग में आता है उसकी छटाई करना पौधे की या बेल की, या फिर उसको किसी लकड़ी से बांधना, या फिर उसे कोई एक सहारा देना ताकि उसके ऊपर ये क्या कर सके, ग्रो कर सके। और साथ ही साथ ब्रांचेस जो उसकी जो टहनियां होती हैं उनको इस हिसाब से मोड़ना कि उनको हम जो पौधा जो है, जो बेल है, वो हमारी मनचाही शेप ले ले या फिर स्ट्रक्चर ले ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रूनिंग की। अब ये प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग का मतलब होता है सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, शूट और अदर प्लांट पार्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सच एज controlling growth, improving fruit quality, enhance light penetration and air circulation, and managing disease and pest issue। प्रूनिंग का मतलब होता है, देखिए ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे थे, इसको एक शेप दे रहे थे पौधे को, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, आगे जाके दिक्कत ना हो। प्रूनिंग में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव पार्ट होते हैं, मान लीजिए जो पार्ट हमें नहीं चाहिए पौधे में, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। अब प्रूनिंग क्या करती है, प्रूनिंग का बहुत ज्यादा हेल्प करती है ग्रोथ को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ फ्रूट की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करती है, लाइट पेनिट्रेशन और एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए एक पौधा है, उसकी एक टहनी पे बीमारी लग गई, आप क्या करोगे, उसे लगे रहने दोगे? नहीं, उसको जब आप काटोगे, जो काट के अलग कर दोगे, तो उसी काट के अलग करने को क्या कहते हैं, हम प्रूनिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं वो भी नहीं फैलती हैं और पेस्ट इशू काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अब इसका मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो दिया हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रूनिंग सर्व सेवरल पर्पसेस, जैसे कि प्रमोट करना फ्रूटिंग वुड, जो जिसपे फल आएंगे वो वुड को प्रमोट करना, साथ ही साथ जो डेड ब्रांचेस हैं उन्हें हटाना, या फिर जो बीमार है या फिर जो डिजीज्ड ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ थिनिंग ओवर क्राउडेड ग्रोथ, जो ओवर हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है वो भी अच्छी नहीं होती, तो उसको भी कंट्रोल अच्छे से मैनेज हो जाती है प्रूनिंग के थ्रू। मेंटेन करना ट्री के साइज को और शेप को, रिजुविनेटिंग ओल्ड एंड निग्लेक्टेड ट्रीज, जो पुरानी और जो ट्रीज हैं जिन्हें निग्लेक्ट कर दिया गया है उनकी ग्रोथ को लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ बैलेंस करना वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बैलेंस करने का भी काम करता है प्रूनिंग। ठीक है, अब टाइमिंग क्या होती है, देखिए प्रूनिंग की जो टाइमिंग होती है टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द डोरमेंट सीजन। डोरमेंट सीजन मतलब ये जब प्लांट इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है, जब उस पर फल फूल नहीं लग रहे होते हैं, तब हमें ये सब करना चाहिए, प्रूनिंग का काम करना चाहिए। ठीक है, आइदर इन द लेट विंटर, या फिर लेट विंटर में करो या फिर अर्ली स्प्रिंग में करो, बसंत आने से पहले पहले कर लो। व्हेन द ट्री इज नॉट एक्टिवली ग्रोइंग, जब ट्री क्या होता है, एक्टिवली ग्रो नहीं कर रहा होता है। However, जब light pruning and maintenance pruning can also done throughout the growing season as needed। या फिर आप ये तो करोगे ही, देखिए जो आप प्रूनिंग का काम है वो टिपिकली कब करोगे, जब करोगे जब प्लांट ग्रोथ ना कर रहा हो या डोरमेंट स्टेज में हो। लेकिन आप हल्की लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत कटाई छटाई भी कर सकते हो ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जैसे आपको कोई डेड ब्रांच हटानी है, या फिर कोई ब्रांच का काम नहीं है तो उसको हटाना है, या ओवर ग्रोथ हो गई है उसको कम करना है, तो ये सब भी आप ओवरऑल ग्रोइंग सीजन में आप कर सकते हो। अब प्रूनिंग की टेक्निक्स होती हैं, प्रूनिंग टेक्निक्स की क्या होती है, देखिए जो प्रूनिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द स्पेसिफिक गोल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज, कि हमें प्लांट की से हमें क्या चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग सिस्टम को क्या करते हैं, अपनाते हैं। कॉमन प्रूनिंग टेक्निक इंक्लूड, क्या क्या प्रूनिंग टेक्निक्स में आता है, हेडिंग कट, हेड को कट कर देना, थिनिंग कट, रिजुविनेटिंग प्रूनिंग और डायरेक्शनल प्रूनिंग। ठीक है, प्रॉपर प्रूनिंग कट्स आर मेड जस्ट अबव अ बड, जब प्रॉपर प्रूनिंग का जो कट होता है वो किसके ऊपर बनाया जाता है, बड के ऊपर बनाया जाता है या फिर लेटरल ब्रांचेस के ऊपर बनाया जाता है, ताकि हम एनकरेज कर सकें हेल्दी रीग्रोथ को और मिनिमाइज कर सकें डिजीज के रिस्क को। ठीक है, गलने और सड़ने और बीमारी के रिस्क को क्या कर सके, हाँ मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। तो ये तो बात करी मैंने आपके साथ ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज अफेक्टिंग बनाना प्लांट्स,
कि आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रखे हैं, डिजीजेस के नाम दे रखे हैं या फिर पेस्ट के नाम दे रखे हैं, ठीक है। बैक्टीरियल विल्ट है, पनामा डिजीज है, एंथ्रेक्नोज है, या फिर एफिड इन्फेस्टेशन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंगल डिजीज ऐसी है जो कि बनाना को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी फंगल बीमारी केले के पौधे को प्रभावित करती है, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। बी क्या है हमारा, पनामा डिजीज। पनामा डिजीज इज द करेक्ट आंसर। पनामा डिजीज इज द करेक्ट आंसर। पनामा डिजीज बनाना के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक फंगल बीमारी है ये, जो कि पूरे के पूरे जो बनाना के प्रोडक्शन को तहस नहस कर सकती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा बहुत हम पनामा डिजीज के बारे में। देखिए पनामा डिजीज क्या है, पनामा डिजीज कॉज्ड बाय सॉइल बॉर्न फंगस, मतलब ये मिट्टी में होने वाली फंगस के कारण होता है। और उस फंगस का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। एफ स्पीसीज क्यूबेंस, ये क्या है उसका नाम है। फंगस का नाम क्या है, ये फंगस का नाम आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि पनामा डिजीज जो सॉइल बॉर्न फंगस डिजीज है, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, ये सॉइल बॉर्न फंगस है, मिट्टी में पैदा होने वाली फंगस है। और इस फंगस का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीसीज क्यूबेंस इज अ डिवास्टेटिंग फंगल डिजीज दैट अफेक्ट्स बनाना प्लांट्स। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, किसके लिए, केले के लिए। केले के जो पेड़ होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब इसकी कुछ डिटेल ये दे रखी है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो बीमारी है जो फर्स्ट पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी वो की गई थी 19th सेंचुरी में इन ऑस्ट्रेलिया। और बाद में कहाँ की गई थी, पनामा में, फ्रॉम विच इट डिराइव इट्स नेम, जिस वजह से इसका नाम वहां से ही पड़ा, पनामा से, क्योंकि पनामा में ही बाद में इस पे क्या किया गया, गौर किया गया। जो इनिशियल स्ट्रेन ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीसीज क्यूबेंस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेस वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो कि काफी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन है ग्रॉस माइकल बनाना कल्टीवार, जो एक स्पीसीज देखिए बनाना की जो है ये एक वेराइटी का नाम है ग्रॉस माइकल, उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। which was the dominant export variety at the time due to its excellent taste, long shelf life and resistance to transportation। तो ये क्या होता है, उस समय ग्रॉस माइकल जो एक बनाना की जो वैरायटी है उस पे ये बहुत ज्यादा उनने क्या करा था, नुकसान पहुंचाया था। और इसमें की बहुत ज्यादा ये जो वैरायटी का नाम है ग्रॉस माइकल, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उस समय बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, एक्सपोर्ट वैरायटी थी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ जो थी, इसका जीवन काल था वो बहुत ज्यादा सही था, लंबा था, ठीक है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब इन 1950 एंड 1960s, 1950 और 1960 में जो द ग्रॉस माइकल वाज रिप्लेस्ड बाय कैवेंडिश सब ग्रुप। तो अब ये तो बीमारी फैल गई, तो क्या करा गया, इसको रिप्लेस किया गया ग्रॉस माइकल वैरायटी को, किससे, कैवेंडिश सब ग्रुप नाम की वैरायटी से, ठीक है। पर्टिकुलरली द जायंट कैवेंडिश, क्या नाम था, जायंट कैवेंडिश ग्रैंड नाइन, क्या बोलते थे इसको, ग्रैंड नाइन भी बोलते थे, ठीक है, वैरायटी को, विच वाज रेजिस्टेंट टू रेस वन। अब ये जो वैरायटी निकाली गई ये किसके रेजिस्टेंट थी, रेस वन के, ठीक है, जो कि इनिशियल स्ट्रेन था किसका, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम का। यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हाइलाइटर ले ले रहा है ये, मैंने तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, देखिए इसको किस नाम से भी जानते थे, रेस वन के नाम से भी जानते थे। तो देखिए इनने ग्रॉस माइकल नाम की वैरायटी को तो बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, तो क्या किया गया, इस वैरायटी को रिप्लेस कर दिया गया कैवेंडिश सब ग्रुप से, जो कि क्या थी, जायंट कैवेंडिश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ग्रैंड नाइन के नाम से भी बोलते थे इसे। और ये रेजिस्टेंट थी रेस वन से, जो ये रेस वन जो है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसके रेजिस्टेंट थी, ठीक है, फ्यूजेरियम विल्ट के। हाउएवर इन 1990s आर मोर वायरुलेंट स्ट्रेन। अब
क्या हुआ, तब तो काम चल गया, लेकिन इसके बाद 1990 में इससे भी ज्यादा क्या हुआ, वायरुलेंट, बहुत ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन आया फंगस का, ठीक है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते थे, ट्रॉपिकल रेस 4 के नाम से जानते थे, जिसे TR4 भी बोला जाता है। इमर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया, जो क्या हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया और बिगिन इफेक्टिंग, और जो ये नई वैरायटी जो थी, जो ये वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी कैवेंडिश बनाना की, इसको बहुत ज्यादा क्या किया, इनने इफेक्ट किया, अफेक्ट किया, बहुत ज्यादा क्या करा, अफेक्ट किया, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉस, और बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ जिन्होंने केले की खेती की थी। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, जो पनामा डिजीज होती है, इसका प्राइमरीली क्या होता है, ये अफेक्ट करता है वेस्कुलर सिस्टम को, बनाना प्लांट के किसके, वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, पत्तियां झुक जाती हैं, विल्ट हो जाती हैं, और क्या होता है, पत्तियां जो होती है ना वो पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, स्टंटिंग ग्रोथ होती है, क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, इवेंचुअली प्लांट क्या होता है, फिर मर जाता है, इसमें क्या होता है, प्लांट मर जाता है। तो समझ में आया, पहला क्या है, देखिए वेस्कुलर सिस्टम, प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम को, बनाना प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ इसमें अब जब ये अफेक्ट करता है तो इसके कारण क्या होता है, पत्तियां झुक जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, साथ ही साथ क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और आखिर में क्या होता है, प्लांट मर जाता है। तो जो फंगस इफेक्ट इन्फेक्ट करती है प्लांट को थ्रू द रूट और कॉलोनाइज द वेस्कुलर टिश्यू, लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है, ये जो फंगस होता है वो क्या करता है, प्लांट को इन्फेक्ट करके क्या करता है, रूट के आसपास अपनी कॉलोनी बना लेती है, और ये कॉलोनी जब बनती है तो क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, जो पानी और न्यूट्रिएंट है उसका क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है, ये फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट और प्लांट को, वो सॉरी वाटर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब इन्फेक्ट करता है प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट्स क्या होता है, जिस वजह से क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लांट्स को क्या होता है, पानी नहीं मिल पाता है और न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पाता है, इफेक्टिवली रिजल्टिंग इन विल्टिंग एंड डेक्लाइन, जिस वजह से पौधा कमजोर हो जाता है और झुक जाता है। अब पनामा डिजीज कैन परसिस्ट इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर, और जो ये फंगस है ना, पनामा की जो बीमारी है, पनामा डिजीज है, ये मिट्टी में कई साल तक रह सकती है, जिस वजह से इसका कंट्रोल करना और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या है इसका, तो देखिए नंबर 1 पे आता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पनामा डिजीज इंक्लूड क्वारंटाइन मेजर एंड सॉइल स्टेरिलाइजेशन और क्रॉप रोटेशन। या तो क्रॉप रोटेशन कर दो, क्रॉप बदल दो वहां से, या फिर सॉइल को क्या कर दो, स्टेरलाइज कर दो, या फिर क्या करो, वहां से कुछ दिनों के लिए हटा दो, उस जगह पे खेती ना करो, ठीक है। और दूसरा है जेनेटिक रेजिस्टेंस, या तो पौधा ऐसा लगाया जाए जो क्या कर सके, उससे लड़ सके, जेनेटिकली क्या हो, वो रेजिस्टेंट हो, ठीक है, और लंबे समय तक उससे लड़ सके पनामा डिजीज से। तो ब्रीडर्स आर एक्टिवली डेवलपिंग रेजिस्टेंट बनाना वेराइटी थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो लगे हुए हैं इस काम में कि एक वैरायटी डेवलप की जाए जो इस बीमारी से लड़ सके, ठीक है, जिसमें कि कुछ वैरायटियां भी डेवलप की गई हैं, जैसे कि जायंट कैवेंडिश, जिसे हम ग्रैंड नाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे भी था जायंट कैवेंडिश, ठीक है, ये भी एक वैरायटी डेवलप की गई थी ताकि ये क्या कर सके, हम इस बीमारी से लड़ सके। लेकिन अब इससे भी ज्यादा क्या हुआ, फंगस क्या हुआ, इसे भी अफेक्ट करने लगा इस वैरायटी को, ठीक है। शुरुआत में तो इस वैरायटी ने क्या करा, असर दिखाया, शुरुआत में क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से क्या करा, इसने लड़ाई लड़ी इस बीमारी से, इस वैरायटी ने। लेकिन क्या हुआ बाद में, जो ये TR4 करके जो ये बहुत ज्यादा फैलने वाली फंगस आ गई, जो उसका एक और वायरुलेंट फॉर्म आ गया, तो ये क्या करा, उसमें ये इसमें भी ये उतनी कारगर साबित नहीं हुई, तो जिस वजह से क्या हुआ, प्रमोटिंग द सर्च फॉर न्यू रेजिस्टेंट कल्टीवार्स, मतलब अब नई वैरायटी को क्या करा जा रहा है, सर्च करा जा रहा है, ताकि इस बीमारी से क्या कर सके, बनाना को बचा सके और बनाना इस बीमारी से लड़ सके। तो ये तो बात बताई मैंने आपको पनामा डिजीज के बारे में, जो कि क्या है, एक बनाना की फंगल डिजीज है, सॉइल बॉर्न फंगल डिजीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, आपको कुछ इसकी पिक्चर्स दिखाता हूं मैं, देखिए कैसे पत्तियां क्या है, पीली पड़ गई हैं और झुक गई हैं, ऐसे इसमें क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है।
एक मिनट दीजिए, मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ हाईलाइटर का। ये देखिए पत्तियां कैसी पीली पड़ गई हैं, पत्तियों पे ऐसे असर दिखाता है ये। और ये देखिए पत्तियां पूरी क्या होती हैं, झुक जाती हैं, क्योंकि क्या करता है ये, उसका खाना पानी ही बंद कर देता है। जो उसका न्यूट्रिएंट अपटेक है रूट को ऐसे अफेक्ट कर देता है, वेस्कुलर सिस्टम को उसके, जिस वजह से पौधा ना कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये रही कुछ पिक्स बनाना प्लांट्स में जो जिसमें पनामा डिजीज होती हैं। तो कैसे दिखते हैं वो पौधे, तो ये मैंने आपको दिखाया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। कि अब हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, नीचे टेक्निक्स के नाम दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन में यूज करते हैं, प्लांट के क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों के सूक्ष्म प्रसारण के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। नंबर ए है ग्राफ्टिंग, बी है हमारा लेयरिंग, सी है हमारा टिश्यू कल्चर और डी है हमारा सीड प्रोपोगेशन, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब जानते हैं, अब हमें ये टर्म्स दे रखी इनके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने टिश्यू कल्चर की। देखिए जो टिश्यू कल्चर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में यूज करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जीन्स जो है मैच करेंगे जेनेटिकली, जो जीन्स है वो आइडेंटिकल होंगे प्लांट के, फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। मतलब प्लांट के एक छोटे से टिश्यू से हम बहुत सारे उसी के आइडेंटिकल जेनेटिक, मतलब उसी की जीन से बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट्स क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने शूट टिप ले ली, या फिर लीफ का एक सेक्शन ले लिया, काट लिया, या फिर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल ले लिया अंडर स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशन, तो इसमें क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। जब हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी ऐसा टिश्यू ले लें, जैसे कि शूट टेप, लीफ सेक्शन या मेरिस्टेमेटिक सेल ले लें, और उससे बहुत सारे पौधे उगाए जाएं जो कि जेनेटिकली क्या हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट प्लांट के, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में, एक्स प्लांट जो होता है, मतलब जिसमें से हमने छोटा सेक्शन काटा होता है, ठीक है, जिसमें से हमने क्या सैंपल लिया होता है या स्मॉल सेक्शन लिया होता है प्लांट टिश्यू का, आर टेकन फ्रॉम अ डोनर प्लांट एंड प्लेस्ड ऑन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। और कहाँ कर देते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख देते हैं उसको, कंटेनिंग प्लांट ग्रोथ, जिसमें कि अब उस न्यूट्रिएंट रिच ग्रोथ मीडियम में क्या क्या पड़े होते हैं, देखो प्लांट पीजीआर पड़े होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, वाइटामिन होते हैं, शुगर होता है, और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं वो उस मीडियम में मौजूद होते हैं। अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम करवाया जाता है ये, ठीक है। द एक्सप्लांट क्या करते हैं, डेवलप इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, जिस वजह से छोटे छोटे स्मॉल प्लांटलेट्स उग जाते हैं, जिन्हें हम एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट तो एक तो यही है कि देखिए भाई, इसमें जो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। देखिए ना, आपने कौन से बीज बोए, आपने सिर्फ एक प्लांट का टिश्यू लिया, उससे ही आपने ढेर सारे क्या करे, नए नए और भी सारे प्लांट्स ग्रो करे, ठीक है, जो क्या थे, जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन और इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट। अब ना तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई रोल है, अब कि बाहर ज्यादा धूप है या फिर बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपका जो भी एक आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हो लेबोरेटरी के, ठीक है। इट ऑल्सो इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट। इसमें क्या होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। देखिए भाई, इसमें डिजीज लग कैसे सकती है, जब ये आप उसकी देखभाल खुद कर रहे हो, उसको आप न्यूट्रिएंट भी खुद ही दे रहे हो, आप जो भी उसे चाहिए वो दे रहे हो, तो क्या है वो ऊपर से वो क्या है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में है।
तो इसमें से बीमारी लगने का चांस उसमें ना के बराबर होता है। और जेनेटिकली क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे प्लांट, मेकिंग इट पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रोपोगेटिंग एलाइट एंड रेयर प्लांट वेराइटीज। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होती है, टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज्ड इन प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। जो ऑर्नामेंटल, जो साज सजावट में जिनका ज्यादा यूज होता है, वो प्लांट्स में जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो यूज होती है, मेथड है। या फिर फ्रूट ट्री, फॉरेस्ट्री स्पीसीज, या फिर क्रॉप्स में भी इनका यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। इट ऑल्सो एम्प्लॉयड इन प्लांट ब्रीडिंग, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन और प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में भी टिश्यू कल्चर का यूज होता है, जर्म प्लाज्म जो होता है उसको भी इसमें कंजर्व करके रखा जा सकता है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी इसके थ्रू हो पाते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू हो पाते हैं। अब जो द अदर ऑप्शन जो मेंशन थे उसके बारे में जानते हैं, पहले ले रहे हैं। अब देखिए, अब बात आती है, हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी, ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं, टिश्यू ऑफ वन प्लांट, जिसे हम सियोन बोलते हैं, किसी के ऊपर, मान लीजिए हमने क्या करा, कलम काटी गुलाब की, तो जिसकी काटी गुलाब की कलम काटी है, जो कटा हुआ है वो, तो उसको बोलेंगे सियोन। और जो क्या है, आर जॉइंट टू द टिश्यू ऑफ अनदर प्लांट, जिसे हम कहते हैं रूट स्टॉक, और वो उस प्लांट से जोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कलम काटते हैं, एक पौधा क्या होता है, जमीन पे ही लगा होता है, उससे जब हम जोड़ देते हैं उसको, रूट जिसकी जड़ें लगी हुई हैं पौधे की, उससे जब हम जोड़ देते हैं, जो उसे क्या बोलते हैं, देखिए जिसको हमने काटा उसको बोला सियोन, ठीक है, और जिसको जो जमीन जड़ से लगा हुआ है वो प्लांट है, वो उसको बोलते हैं रूट स्टॉक। जब इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इट इज कॉमनली कंबाइंड टू डिजायरेबल ट्रेट। अब इसे हम करते क्यों हैं, ताकि हमें जो हमें करेक्टर चाहिए, जो हमें डिजायर्ड ट्रेट चाहिए, वो हमें मिल पाए। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एक वाइट गुलाब ले रखा है, एक रेड गुलाब ले रखा है, रेड रोज ले रखा है, आपने क्या करा, एक ही कलम काटी और दूसरे में लगा दी, तो जो प्लांट होगा ना, जो ग्रो होगा, उसमें जो फ्लावर निकलेगा, वो उसका जो कलर होगा वो एक दूसरे से मिक्सड अप होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तरीके हैं ताकि हम जो हमें करेक्टर चाहिए, जो हमें प्लांट में डिजायरेबल ट्रेट चाहिए, वो हमें मिल सके। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज टू कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट ऑफ डिफरेंट प्लांट वैरायटी और स्पीसीज, और प्लांट के विगर को बढ़ाने के लिए भी काम आता है, साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयरिंग की। अब ये लेयरिंग क्या होता है भाई, लेयरिंग में नाम ही लेयर आता है, तो लेयरिंग में क्या होता है, ये भी एक प्रोपोगेशन मेथड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक पोर्शन लेते हैं स्टेम का और उसे झुका देते हैं, और क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, और वो उस जो पोर्शन है उसको तोड़ते नहीं है अपने पेरेंट प्लांट से, उसे डायरेक्ट लिया मिट्टी में डाल के ही डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़े समय बाद क्या होता है, उसमें क्या होती हैं, जड़ें निकल आती हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, उस पे टहनी लगी हुई है, वो टहनी बड़ी लंबी है, आपने क्या करा, वो टहनी को लेके आए और आधी टहनी ऊपर रखी, आधी टहनी क्या करा, यू शेप में, कैसे, देखिए ये एक पौधा लगा है, इसकी ये टहनी बहुत बड़ी है, तो आप क्या करेंगे ना, अब आप इसको क्या करेंगे, जमीन में ऐसे गाड़ेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होती हैं, रूट्स आ जाती हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, ये टेक्निक को क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। तो root develop at the buried portion and once established the new plant can be separated from the parent and grown independently। अब जब इसमें ग्रो हो जाती है, रूट्स आ जाती हैं, तो क्या करते हैं, इसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं और जाकर अलग लगा देते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या करता है फिर ये प्लांट को ग्रो, प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, फिर इंडिपेंडेंटली क्या करता है, ग्रो करता है। तो समझ में आया लेयरिंग का मतलब। अब हम बात करते हैं सीड प्रोपोगेशन की। सीड प्रोपोगेशन क्या बोलता है, सीड प्रोपोगेशन होता है इन्वॉल्व जर्मिनेटिंग सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट, मतलब बीज को बोना ही, मतलब जो सीड के थ्रू क्या करना, किसी भी प्लांट को ग्रो करना, उसको क्या बोलते हैं, नए प्लांट को ग्रो करने को ही क्या बोलते हैं, सीड प्रोपोगेशन बोलते हैं। और ये एक सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक सेक्सुअल मेथड है प्लांट को ग्रो करने का। ठीक है, प्रोपोगेट करने का।
दैट रिजल्ट इन जेनेटिकली वेरिएबल ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो न्यू जनरेशन आती है उसमें जीन्स में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। अनलाइक टिश्यू कल्चर, जैसे टिश्यू कल्चर में बिल्कुल भी जेनेटिकली वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जीन्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, जीन्स अलग होते हैं, विच प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, ठीक है। टिश्यू कल्चर में जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं, लेकिन ये क्या सीड प्रोपोगेशन में ऐसा नहीं होता है। जो जीन्स होते हैं ना, जेनेटिकली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जो बच्चे जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली अलग होते हैं अपने माता पिता से। तो ये तो मैंने आपको बताया ऑप्शंस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछता है, ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन इन एग्रीकल्चर। कि पानी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि कृषि में जल प्रदूषण निवारण का एक तरीका है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन को रोकता है, उसमें रोकथाम का काम करता है। जिसमें कि हमारा ऑप्शन ए है हमारा ओवर इरिगेशन, ऑप्शन बी है हमारा रिपेरियम बफर स्टैब्लिशमेंट, ऑप्शन सी है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर रन ऑफ, ऑप्शन डी है हमारा डिफॉरेस्टेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज रिपेरियन बफर स्टैब्लिशमेंट। ये एक नया आपने सुना होगा, रिपेरियन, ये रहा, रिपेरियन बफर सिस्टम, सॉरी बफर स्टैब्लिशमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, रिपेरियन बफर स्टैब्लिशमेंट। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। रिपेरियन बफर स्टैब्लिशमेंट में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वेजिटेबल होती हैं, वेजिटेशन होते हैं, हम नदी किनारे लगा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज में जो बफर जोन क्रिएट होता है वो नहीं हो पाता है, और जो पानी होता है वो भी फिल्टर हो जाते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेडिमेंट फ्रॉम सरफेस रन ऑफ बिफोर दे एंटर द वाटर। और पानी में आने से पहले पहले क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रन ऑफ हो जाते हैं पानी में आने से पहले पहले, ठीक है। वेजिट एक तरीके से ये है, आपने नदी किनारे खेत लगा रखा है, ठीक है, थोड़ी दूरी पे है, आपने क्या करा, खेती कर रहे हो वहां पे। अब क्या होगा, आप जो भी खेतों में पानी डालोगे वो क्या होगा, डायरेक्ट नदियों में आएगा। अब वो डायरेक्ट नदियों में आए उससे पहले क्या करें, वहां पे थोड़ी वेजिटेशन लगा दें। अब वो वेजिटेशन क्या काम करेगी कि जो भी पॉल्यूटेंट है वो क्या करता है, वो पानी में नहीं आने देता है, ठीक है। तो ये ही टेक्निक क्या होती है, रिपेरियन बफर स्टैब्लिशमेंट कहलाती है, ठीक है। द वेजिटेशन इन रिपेरियन बफर जोन हेल्प स्टेबलाइज द सॉइल, रिड्यूस और इरोजन, इरोजन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ अब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है तो वो क्या करता है, वेजिटेशन जो पौधे आपने लगा रखे हैं किनारे पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही साथ जो केमिकल है उनको भी अब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ। जो आप खेतों में आपने एग्रीकल्चरल सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर डाले हैं उसको भी क्या करता है, जो बचे हुए जो केमिकल जो पानी में मिलके आ रहे होते हैं ये उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और प्रोवाइड, और साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं वहां के उनको भी क्या मिलता है, हैबिटेट मिल जाता है, और इम्प्रूव होती है ओवरऑल वाटर क्वालिटी, ठीक है। दिस मेथड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है, क्योंकि इसमें नेचुरल फिल्टर का यूज हो रहा है, मतलब नेचुरल पेड़ पौधों का यूज हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से रिड्यूस हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का जो गंदा प्रभाव पड़ रहा है, जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसको ये क्या करता है, कम कर देता है। अब प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट दीजिएगा, अभी हम हाइलाइटर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि पूछता है हमसे, ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड, कि पौधों द्वारा छोटे छिद्रों के माध्यम से पानियों या पानी अपशिष्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को हिंदी में अच्छा, इसमें तो मैंने आंसर ही बता रखा है पूरे। पादप में श्वसन कहा जाता है। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वैसे तो मैंने इसमें बता दिया है, हिंदी में बता दिया है लेकिन इसको, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसमें जो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपिरेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसपिरेशन में ही, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है इसी में ही क्या होता है, प्लांट क्या करता है, स्मॉल ओपनिंग। अब वो स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो पत्तियों में जो स्मॉल छेद जो होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है, उसमें से जब पानी का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि ये क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक पेस्ट एक्सक्लूजन इन ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रखे हैं, मेथड दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक पेस्ट बहिष्कार मेथड है ग्रीन हाउस उत्पादन में, कि ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में, कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम पेस्ट को ऑर्गेनिकली दूर रखते हैं, ठीक है। बताइए। ऑप्शन ए हमारा सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, प्लास्टिक मल्चिंग, इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन, या फिर सॉइल फ्यूमिगेशन। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन। इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग मतलब क्या होता है, जो पेस्टिसाइड जो बने हुए हैं, केमिकल पेस्टिसाइड है, उनका स्प्रे करना। नॉट इन लाइन विद ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस एज इट में हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड कंटेमिनेट द एनवायरमेंट। और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं उनके लिए, जो पेस्ट हमारे काम के हैं ये उनको भी मार देता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बात रही प्लास्टिक मल्चिंग की, तो प्लास्टिक मल्चिंग का इन्वॉल्व ये क्या करता है, इसका काम होता है सिर्फ सॉइल को कवर करना, ठीक है, जिस वजह से वीड्स की ग्रोथ ना हो, मॉइस्चर कंजर्व रहे, साथ ही साथ सॉइल टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। while it may indirectly contribute to pest control by creating less favorable condition for pest, it is not primarily aimed at pest exclusion। इसका मेन काम पेस्ट एक्सक्लूजन नहीं है। इसका मेन काम तो ये है कि सॉइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व करके रखना, मेंटेन करके रखना टेम्परेचर को, ठीक है। ये इनडायरेक्टली भले ही वो कर सके, वीड को सप्रेस करना, इनडायरेक्टली क्या करता है, ये पेस्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका प्राइमरीली एम नहीं है। तो ये भी सही नहीं है। अब है बात करते हैं इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन की। दिस मेथड यूटिलाइज स्क्रीन या फिर नेट का यूज होता है या फिर स्मॉल मैश साइज का यूज होता है टू फिजिकली ब्लॉक द इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द ग्रीन हाउस, ताकि ग्रीन हाउस में ना आ पाए। एक तरीके से जाली जो नहीं लगा देते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, इंसेक्ट एंटर नहीं कर पाते हैं ग्रीन हाउस में। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनिक पेस्ट एक्सक्लूजन टेक्निक है टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम एक्सेसिंग द क्रॉप विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। बिना सिंथेटिक केमिकल यूज के क्या करना, पेस्ट को दूर रखना, ठीक है। Soil fumigation involve the application of chemical fumigant to the soil to control soil borne या pest disease। इसमें क्या होता है, soil fumigation में soil borne और pest diseases को कंट्रोल किया जाता है। क्या क्या करके, अप्लाई करके केमिकल फ्यूमिगेंट्स का किस पर, सॉइल पर, ठीक है। और ये कोई भी ऑर्गेनिक मेथड नहीं है, इसमें हम केमिकल का यूज करते हैं पेस्ट को भगाने के लिए, एंड इट इज जनरली अवॉइडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसे क्या करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं ड्यू टू इट्स नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल हेल्थ असेसमेंट इन एग्रीकल्चर।
या फिर किसानी में मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन का एक उपाय कौन सा है, कि कौन सा इनमें से ऐसा मेथड है जिसको, या फिर ऐसा वो है टेस्ट है जिसे करा के किसान को ये पता लग जाता है कि मिट्टी की जो सेहत है, ये सॉइल की जो हेल्थ है वो कैसी है। ऑप्शन ए है हमारा सॉइल स्टेरलाइजेशन, सॉइल पीएच टेस्टिंग, केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, या फिर सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सॉइल पीएच टेस्टिंग। क्या है करेक्ट आंसर? सॉइल पीएच टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब क्या करता है किसान अपनी मिट्टी का पीएच टेस्ट करा लेता है तो उसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके सॉइल में किस चीज की या तो कमी हो रही है, किसी चीज का ज्यादा अधिकता हो रही है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर कोई चीज की कमी हो रही है, ठीक है, डेफिशिएंट हो रहा है ये सॉइल। तो इस टेस्ट के थ्रू क्या होता है, मिट्टी की सेहत का पता चल जाता है किसानों को। ठीक है, ये उसे बस एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे सॉइल स्टरलाइजेशन क्या होता है, सॉइल पीएच टेस्टिंग क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या होता है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग क्या होता है। इनके नाम से ही पता चल रहा है। सॉइल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना जो मिट्टी में प्रेजेंट है। सॉइल पीएच टेस्टिंग मतलब सॉइल के पीएच का पता लगाना, ठीक है, कि सॉइल अल्कलाइन है या एसिड है, एसिडिटी ज्यादा है या एल्कलिनिटी ज्यादा है। ठीक है, और फार्मर अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें कि सॉइल एबिलिटी कि इसमें से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है या कौन से न्यूट्रिएंट को इसमें सप्लाई करना है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में क्या होता है, हम फर्टिलाइज जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग का मतलब होता है जो केमिकल बने हुए हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको क्या करना, खेतों में स्प्रे करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर इन क्रॉप प्रोडक्शन, कि इनमें से कौन सा ए बायोटिक स्ट्रेस प्रोडक्शन वो है, ए बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन पे अफेक्ट करता है। किसी पौधे के उत्पादन में ए बायोटिक तनाव कारक का एक उदाहरण कौन सा है? ए है ऑप्शन हमारा इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, बी है हमारा फंगल इन्फेक्शन, सी है हमारा ड्राउट, डी है हमारा वीड कंपटीशन। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ड्राउट। क्या है ड्राउट? मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर है जिस वजह से क्या होता है, हमारे जो क्रॉप में जो है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट होता है क्रॉप। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। इसमें हमने स्ट्रेस का एक वर्ड है स्ट्रेस, इस क्वेश्चन में एक वर्ड पूछा गया है स्ट्रेस। तो पहले हम जानते हैं आखिर ये एग्रीकल्चर में स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। इन एग्रीकल्चर स्ट्रेस रेफर टू एडवर्स कंडीशन या फिर फैक्टर दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को क्या करे, नेगेटिवली कोई भी फैक्टर इम्पैक्ट करे, डेवलपमेंट और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करे, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस बोलते हैं या फिर तनाव की स्थिति बोलते हैं। These stress can be categorized into two main types, बायोटिक एंड एबायोटिक। स्ट्रेस जो है दो मेन तरीके के होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, प्लांट में ये जो तीन चीजें हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी, नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि पेस्ट, पैथोजन या फिर वीड्स। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं क्रॉप को बाय फीडिंग ऑन प्लांट टिश्यू। क्या करते हैं, या तो प्लांट टिश्यू को खा जाते हैं या उनके ठीक है, या फिर क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, या फिर उनसे कंपटीशन करते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो ये क्या है, बायोटिक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट के पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। बायोटिक स्ट्रेस कैन लीड टू अ रिड्यूस यील्ड। अब बायोटिक स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जो उत्पादन होता है उसमें कमी होती है, साथ ही साथ जो क्वालिटी है उस
वो भी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी होती है। और सिवियर केस हो जाता है तो क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इफेक्टिव पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूड द यूज ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग द बायोटिक स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर। अब इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी आप लगा सकते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो बायोटिक स्ट्रेस है उसको हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ए बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, ए बायोटिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होते हैं, ये नॉन लिविंग स्ट्रेस होते हैं। देखिए बायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या आ रहे थे, जैसे पैथोजन आ रहे थे, ये सब क्या है, जीवित हैं, वीड्स हैं, पौधे जो हैं जिंदा हैं, पेस्ट हैं जिंदा है। तो ये क्या है, जब ये सब क्या करेंगे, पौधों पे बुरा प्रभाव डालेंगे, तो उसको बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस। अब ए बायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उसकी ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर। ये जो स्ट्रेस होते हैं इसमें क्या होता है, इंक्लूड एक्सट्रीम इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, लाइट इंटेंसिटी, सॉइल पीएच, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट लेवल, pollution including air pollution, soil contamination can also induce abiotic stress in crop। ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताई ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, किसमें, क्रॉप में। एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है क्या करते हैं, डिसरप्ट करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को प्लांट में, और क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट अपटेक को इम्पेयर्ड कर देता है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाते हैं ज्यादा। फार्मर्स एम्प्लॉय क्या करते हैं, वेरियस स्ट्रेटेजीज, अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कि तो मैं क्या किस लिए, एबायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जैसे इरिगेशन, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, सॉइल अमेंडमेंट, और यूज करते हैं स्ट्रेस टोलरेंट क्रॉप वेराइटीज को, जो क्या करते हैं, इन सब स्ट्रेस से क्या कर सकती हैं, लड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में, और आपको ये बताया कि एग्रीकल्चर में स्ट्रेस का मतलब आखिर होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल टिपिकली यूजिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन। निम्नलिखित किसानी प्रणाली में पौधों के विकास को भूमि के बिना किया जाता है, आमतौर पर पोषक समृद्ध जल समाधान का उपयोग करते हुए। तो इनमें से उसको क्या बोलते हैं, एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक, एग्रोफोरेस्ट्री या फिर एयरोपोनिक। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक इज द करेक्ट वन। अब ये हाइड्रोपोनिक के बारे में हम जानते हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक क्या होता है, एक मेथड है जिसमें कि हम मिट्टी को, सॉइललेस फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी के बिना हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। मिट्टी के बिना हम खेती कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी में जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मिलाकर क्या करते हैं, पौधों की ग्रोथ करवाते हैं। हाइड्रोपोनिक क्या है, एक मेथड है जिसमें कि पौधों को उगाया जाता है विदाउट सॉइल। ठीक है, जिसमें कि मिट्टी को, जो पौधों की जो जड़ें हैं उन्हें कहाँ सबमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, ये टेक्निक क्या है, अलाउ करती है प्लांट को टू रिसीव एसेंशियल न्यूट्रिएंट डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर सॉइल। बिना मिट्टी की जरूरत के क्या करता है, पौधा डायरेक्टली पानी में से जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिसीव कर लेता है। द इमेज प्रोवाइड डिपिक्ट अ हाइड्रोपोनिक सिस्टम वेयर प्लांट्स आर सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन। अब इस इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे प्लांट, जो ये ट्यूब है, ये पानी के जो पाइप बने हुए हैं, इसमें सिर्फ पानी है, ठीक है, मिट्टी नहीं है। इससे क्या करता है, पौधा डायरेक्टली क्या करता है, न्यूट्रिएंट ले लेता है पानी में से। ठीक है, कंटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट। द रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब नेसेसरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉल्यूशन प्रमोटिंग हेल्दी ग्रोथ। हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या करता है, वेरी करता है कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल सेटअप लाइक द वन शोन इन द इमेज टू मोर सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल ऑपरेशन। ठीक है,
दिस मेथड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, इस मेथड के भी बहुत ज़्यादा अपने एडवांटेज होते हैं, अपने फ़ायदे होते हैं। जैसे कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, पानी का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट का और ग्रोथ रेट जो होता है इसमें फास्ट होता है, और जो एबिलिटी होती है ग्रो करने की क्रॉप की वो ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाती है। वेयर सॉइल क्वालिटी इज़ पुअर और अनअवेलेबल, जिस जबकि मिट्टी क्या होती है, क्या होता है कई बार मिट्टी में सॉइल पुअर होती है, जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो पुअर होती है और न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादातर अनअवेलेबल होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो आप सोल्यूशन तैयार करोगे उसमें आप सारे सोल्यूशन क्या करोगे, उसमें तो आप सारे न्यूट्रिएंट डालोगे, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।